नमस्कार, आप देख रहे हैं डी नोवेलिटी सिविल सर्विसेज एकेडमी और मैं हूं आपके साथ सत्या भारद्वाज। इंडियन पॉलिटी की क्लास में फिर से एक बार राष्ट्रपति चैप्टर को लेकर के आ गया हूं। ये राष्ट्रपति चैप्टर का 5वां भाग है और आप लोग इससे पहले वाले सारे पार्ट जो है वो डी नोवेलिटी सिविल सर्विसेज एकेडमी पे आप लोगों को मिल जाएगा। आज हम लोग विशेष तौर पे चर्चा करने वाले हैं भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में, क्योंकि अनुच्छेद जितना पढ़ना था वो हम लोगों ने 52 से 62 तक पढ़ लिया है। आगे जो शक्तियों में आप लोगों का अनुच्छेद आएगा वो हम पढ़ाएंगे और फिर जा कर के आगे जो बची हुई आर्टिकल हैं वो सारी आर्टिकल जो है इसी वाले में कवर होता रहेगा। तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझे भारत के राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं उसमें कई सारी शक्तियों का उल्लेख किया गया है, जैसे भारत सरकार से संबंधित शक्तियाँ जिसे हम लोग कार्यपालिका शक्ति कहते हैं। उसके बाद जो है लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट यानी विधायिका की शक्तियाँ, जुडिशरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट न्यायपालिका की शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, फाइनेंस जो है पावर ऑफ द प्रेसिडेंट राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ, और उसके बाद कुछ इमरजेंसी प्रोविजंस जो होते हैं, आपातकालीन उपबंध होते हैं, आपातकालीन जो इमरजेंसी जो है पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट यानी शक्तियाँ होती है वो दिया गया है। उसके बाद आर्म फोर्स से रिलेटेड शक्तियाँ दी गई हैं। तमाम शक्तियों पे हम लोग चर्चा करेंगे। आज जो है हम लोग चर्चा करने वाले हैं भारत सरकार से संबंधित शक्तियों के बारे में। और जैसे ही हम कहते हैं कि भारत सरकार से संबंधित शक्तियाँ, तो इसका मतलब होता है कि वो कार्यपालिका से संबंधित शक्तियाँ या संघ से संबंधित शक्तियों के बारे में हम बोल रहे हैं। तो तीनों कोई अलग अलग नहीं है। किताब में कार्यपालिका शक्तियाँ लिख दे, इसका मतलब है कि भारत सरकार से संबंधित राष्ट्रपति कौन कौन सी शक्ति रखता है इसके बारे में हम जानें। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, कार्यपालिका शक्ति के संबंध में जानते हैं। जब भी हम राष्ट्रपति की बात करते हैं तो इसमें एक आप लोगों को अनुच्छेद पढ़ाए होंगे, वो था अनुच्छेद संख्या 53। बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद था ये, इसके बारे में चर्चा कर दे रहे हैं आप लोगों को। ये वही वाला अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को भारत सरकार के संबंध में सारी शक्तियों का मालिक बना देता है। यानी हम यूं कहे कि भारत सरकार की समस्त शक्तियों का किसके हाथों में शक्तियां निहित हैं, तो वो निहित है भारत के राष्ट्रपति के हाथों में। और ध्यान में रखिए, भारत के राष्ट्रपति के हाथों में भारत सरकार की सारी शक्तियां जो है वो निहित होगी, उनके हाथों में होगी। ये बातें कहाँ पर लिखी गई हैं? अनुच्छेद संख्या 53 में, भाग संख्या 5 में। और क्या कुछ कहा गया है भाग संख्या 5 में? कि भारत सरकार की जो शक्तियां राष्ट्रपति के हाथों में होती हैं वो राष्ट्रपति या तो इसे स्वयं ही प्रयोग करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। जरा ध्यान रखिएगा, अधीनस्थ अधिकारी जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स। अब यहाँ जैसे ही हम अधीनस्थ अधिकारी बोलते हैं तो अधीनस्थ अधिकारी का मतलब क्या होता है? अधीनस्थ अधिकारी का मतलब होता है मंत्री परिषद। जी हाँ, मंत्री परिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ध्यान में रखिएगा, केंद्र सरकार में कई सारे मंत्री होते हैं अलग अलग जो है मंत्रालयों के, जैसे शिक्षा मंत्रालय के शिक्षा मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्रालय के स्वास्थ्य मंत्री, खेल मंत्रालय से खेल मंत्री, विदेश मंत्रालय से विदेश मंत्री, वैसे करके कई सारे मंत्री होते हैं। तो उन मंत्रियों के समूह जो है उसको हम लोग बोलते हैं मंत्री परिषद। और मंत्री परिषद का हेड कौन होता है भाई? तो मंत्री परिषद का हेड होता है प्रधानमंत्री। मंत्री परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। यानी देखिए, सरकार कौन चलाता है भाई? तो प्रधानमंत्री मंत्री परिषद की सहायता से भारत सरकार को चलाता है। अब एक और बात देखिए कि राष्ट्रपति को भारत से सरकार से संबंधित जितने भी कार्य करने होंगे वो किसकी सलाह और सहायता से करेगा? अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से, यानी मंत्रियों की सहायता और सलाह लेकर के ही वो कार्य को करेगा। याद रखिए, यदि जो है मंत्रियों की सलाह और सहायता के बिना कोई कार्य राष्ट्रपति करता है तो उसे असंवैधानिक माना जाएगा। और ये बातें साफ शब्दों में अनुच्छेद संख्या 74(1) में लिखी गई है। क्या लिखा गया है? एक मंत्री परिषद की रचना की जाएगी जो राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए होगी। जरा ध्यान में रखिएगा, राष्ट्रपति की सलाह, राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति को सलाह देने वाली जो संस्था है एक तरफ से,
अच्छा, एक परिषद बनाई जाएगी, उस परिषद का नाम होगा मंत्रिपरिषद। तो बिना सहायता और सलाह के कार्य यदि कोई राष्ट्रपति करता है तो उसे असंवैधानिक माना जाएगा। ये बात, एक और भी बातें ध्यान में रखिए, यदि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से असंतुष्ट होता है तो राष्ट्रपति जो है लिखित रूप से जिस बात को लेकर के असंतुष्ट है एक बार मंत्रिपरिषद को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन केवल एक बार से अधिक नहीं। अब ये भी क्लियर कर दे, मंत्रिपरिषद उस पर पुनर्विचार करेगी या बिना विचार किए हुए ही लौटा देगी तो राष्ट्रपति को मानना पड़ेगा। और यही रीजन है कि राष्ट्रपति को इसीलिए नाम मात्र का कार्यकारी अधिकारी भारत सरकार के अंतर्गत कहा गया है। वास्तविक प्रधान नहीं है ये नाम मात्र का प्रधान है, यानी सरकार को चलाने में कोई इसकी भूमिका नहीं है। तो ये अनुच्छेद 53 ही जो है वह आधार है जो कहता है कि राष्ट्रपति नाम मात्र का अधिकारी है। क्यों? क्योंकि वो जो है मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता के बिना काम नहीं करता। और मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? पीएम, यानी उसमें पीएम का रोल बहुत अहम होता है। राष्ट्रपति जी कोई भी कार्य भारत सरकार के संबंधी करेंगे। तो अब आते हैं हम लोग, अनुच्छेद संख्या 53 को हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं कि और कौन कौन सी शक्तियां मिली हुई है राष्ट्रपति जी को। अब हम आगे पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति भारत सरकार में कौन कौन से संवैधानिक पदों पर नियुक्तियां करता है, यानी अपॉइंटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। अपॉइंटमेंट, भारत सरकार से संबंधित कौन कौन सी ये नियुक्ति करेगा। जरा ध्यान में रखिएगा, भारत सरकार से संबंधित नियुक्ति में कुछ ऐसे पोस्ट के नाम यहाँ पे हम लिख रहे हैं जिसे आप लोग नोट्स भी कर सकते हैं। और नोट बनाने के बाद यदि कहीं भी कुछ ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मैं नेक्स्ट वाली क्लास में जो है आप लोग का आंसर देने का पूरा प्रयास करूँगा। पहला नियुक्ति जो होता है वो प्रधानमंत्री के तौर पे होता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। ये बातें कहाँ पर लिखी गई हैं? ये बातें लिखी गई है अनुच्छेद संख्या 75(1) में। कहीं कहीं एक की जगह ए भी दिया हुआ है। जरा ध्यान रखिए, 75(1) क्या कहता है कि राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के द्वारा जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। सवाल उठता है कि क्या राष्ट्रपति किसी को भी प्रधानमंत्री बना देगा? बिल्कुल भी नहीं। इसके आगे सुनिए, राष्ट्रपति सिर्फ उसी को प्रधानमंत्री बनाएगा जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता हो। क्या मैंने कहा भाई? लोकसभा में बहुमत दल का नेता हो, उसी को क्या बनाएगा? प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलवाएगा राष्ट्रपति। जैसे हम नियुक्ति करते हैं, नियुक्ति का मतलब क्या होता है? शपथ दिलवाना। तो अब देखिए, लोकसभा में बहुमत दल का नेता, ये बहुमत शब्द क्या होता है भाई? बहुमत बहुत ही आसान है। आप देख लीजिए लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है जिसका चुनाव होकर के आया है, या निर्वाचित सांसद लोग कितने हैं। लोकसभा में निर्वाचित सांसदों की संख्या है 543। तो 543 का 50% प्लस 1 कर दीजिए। बहुत ही आसान तरीका मैं बता रहा हूं आप सबको। 50% प्लस 1 कितना हो जाएगा? 71 प्लस 1 यानी 272। यानी 272 सांसद यदि किसी भी पार्टी को मिल जाते हैं, चाहे वो जो है अपने दम पर मिला हो, यानी पूर्ण बहुमत की सरकार कोई सरकार बनाई हो, या फिर गठबंधन अलायंस गवर्नमेंट हो, 272 सांसद होना ही चाहिए, तभी जा करके कोई भी पार्टी देश में सरकार को चला पाएगी। तो लोकसभा में बहुमत दल वाली अब भी वर्तमान समय में कौन है भाई? बीजेपी की सरकार है। और बीजेपी की सरकार है, इसका मतलब क्या है कि 272 से ज्यादा सांसद है, इसलिए जो है ये सरकार जो है क्या कर रही है? चला रही है। तो बीजेपी से ही देखो आप, मोदी जी कौन है? बीजेपी से ही तो प्रधानमंत्री हैं। और मंत्री कहां से हैं? मंत्री भी बीजेपी से ही हैं। ध्यान में रखिएगा, कोई भी विपक्षी दल का व्यक्ति वो जो है मंत्री नहीं बन सकता। यदि गठबंधन में है तो बनेगा, लेकिन वो सरकार में नहीं है तो नहीं बन पाएगा। अब एक बात क्लियर हो गई कि लोकसभा में बहुमत दल के नेता को ही पीएम जो है चुनेंगे राष्ट्रपति, किसी और को नियुक्त राष्ट्रपति नहीं करेंगे। अच्छा, प्रधानमंत्री का चुनाव हो गया बहुमत दल के नेता के रूप में। तो प्रधानमंत्री के बाद कुछ मंत्री भी बचेंगे ना, तो उन मंत्रियों की चुनाव जो है कौन करेगा?
ध्यान में रखिएगा, मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति ही करते हैं। यहां पे हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है? मंत्री परिषद, यानी एक मंत्री नहीं, सारे मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति जी करेंगे। राष्ट्रपति जो है मंत्रियों को शपथ दिलवाएंगे उसके पद के रूप में, किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। क्या प्रधानमंत्री की सलाह अनिवार्य है? जी बिल्कुल अनिवार्य है। बिना प्रधानमंत्री की सलाह के राष्ट्रपति जो है मंत्रियों को शपथ नहीं दिलवाता। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री का काम है कि मंत्रालयों का वो बंटवारा करे। ध्यान में रखिएगा, कई सारी किताबों में हमने पढ़ा, कुछ किताबों में ऐसा भी लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री जो है मंत्रालयों का बंटवारा नहीं, राष्ट्रपति मंत्रालयों का बंटवारा करता है, विभागों का आवंटन करता है। बिल्कुल ही गलत है। मैं बता दूं, राष्ट्रपति कभी विभागों का आवंटन, मंत्रालयों का आवंटन नहीं करता मंत्रियों को कि कौन कौन से कार्य करने हैं। हाँ, राष्ट्रपति का काम ये है कि वो कार्य आवंटन जो करेगा मंत्रियों को, प्रधानमंत्री जो कार्य आवंटन करेगा उसके संबंध में जो है रूल्स बनाए। रूल्स का मतलब क्या होता है? कि नियम बनाए। वो नियम बनाता है। कार्य आवंटन का नियम राष्ट्रपति बनाता है, लेकिन प्रधानमंत्री कार्य आवंटन करेगा। कार्य आवंटन मतलब कि भाई किसको कौन सा मंत्रालय संभालना है, किसी को शिक्षा मंत्रालय, किसी को स्वास्थ्य मंत्रालय, किसी को विदेश मंत्रालय, ये कौन तय करेगा? ये प्रधानमंत्री जी करेंगे। तो एक बात ये भी क्लियर हो गई, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी। जो लोकसभा में बहुमत दल के नेता है उसी को प्रधानमंत्री बनाएगा राष्ट्रपति। और दूसरी बात है कि जितने भी मंत्री परिषद है उन सबकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा होती है, लेकिन उसमें प्रधानमंत्री जी का सलाह अनिवार्य है। ये दो चीजें आप लोगों को पता चल गया। ये दूसरी बातें हैं, आप लोग पॉइंट में नोट कर लीजिएगा। अब हम आते हैं और कौन कौन से पदों की पर नियुक्तियां करता है भारत सरकार में। तो ध्यान में रखिएगा, तीसरे नंबर पे एक और भी पद है जिसका नाम है CAG। CAG को बोलते हैं कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। हिंदी में यदि बोले तो बोलेंगे महालेखा नियंत्रक परीक्षक, जिसके बारे में अनुच्छेद संख्या 148 में बताया गया है। इसकी नियुक्ति भी किसके द्वारा होगी? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही होगी CAG की नियुक्ति। CAG कौन होता है भाई? भारत सरकार के राजस्व विभाग का सबसे बड़ा मालिक, सबसे बड़ा जो है अधिकारी होता है। यानी भारत सरकार में जितने भी हम लोगों के टैक्स के पैसे जाते हैं, जो रखे जाते हैं, राजस्व विभाग जो है भारत सरकार का, उसका, उस खजाने का, उन पैसों का मालिक कौन होता है? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल होता है। इसके बारे में एक चैप्टर भी पढ़ना है, डिटेल में हम इस पर चर्चा करेंगे। बस इतना समझिए, भारत के राजस्व विभाग का मालिक कौन है? वो है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दूसरी बात है, अच्छा 3 हो गया। चौथे नंबर पे ध्यान में रखिए, भारत में जितने भी राज्यों के राज्यपाल है ना, उन राज्यपालों की नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करेगा। अच्छा, राज्यों के अलावा केंद्र शासित प्रदेश में, जैसे हम दिल्ली की पांडिचेरी की बात कर लें, वहां पे राज्यपाल नहीं होता है, उपराज्यपाल होता है। तो उपराज्यपाल की भी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। उसके अलावा कुछ ऐसे छोटे छोटे केंद्र शासित प्रदेश है जहां जनसंख्या बिल्कुल ही कम है, वहां उपराज्यपाल नहीं होता। जैसे हम बात कर लेते हैं दमन एंड दीव की, हम बात कर लेते हैं लक्षद्वीप की, हम बात कर लेते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। ये सब क्या है? छोटे छोटे प्रदेश है। यहाँ पे उपराज्यपाल का शासन नहीं होता है, यहाँ पे जो है प्रशासक का शासन होता है। कोई प्रशासक जो है राष्ट्रपति उसे नियुक्त कर देता है और वो वहाँ केंद्र शासित प्रदेशों को चलाते हैं। तो ध्यान में रखिए, प्रत्येक राज्यों के राज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल तथा प्रशासकों की नियुक्ति भी किसके द्वारा होगी? भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही होगी। यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में भी आए कि भैया राष्ट्रपति के द्वारा कौन कौन से पद की नियुक्ति होती है। अब हम बात करते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानते हैं, हम हाई कोर्ट के बारे में जानते हैं। इसमें कौन बैठता है भाई? जज बैठते हैं। जज का मतलब हिंदी में इसे क्या बोलेंगे? न्यायाधीश बोलेंगे। अब ये मत कहिएगा कि सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में क्या मुख्य न्यायाधीश की भी? हाँ, मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की
जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जितने भी जज है उन सब की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? उन सब की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अब आते हैं 6वें नंबर पे, पढ़ते हैं और कौन कौन से विभागों में ये नियुक्तियां करेगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है वित्त आयोग एक होता है, वित्त आयोग, जिसके बारे में अनुच्छेद संख्या 280 में कहा गया है। ये एक चैप्टर के रूप में पढ़ना है, हम आप लोगों को पढ़ाएंगे फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग। और ये वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होता है और उसके अलावा कुछ अन्य सदस्य होते हैं। तो उन अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं कुछ एससी एसटी समझ रहे हो आप लोग? एससी का मतलब होता है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इनके लिए भी आयोग का गठन किया गया है। तो एससी और एसटी के लिए जो आयोग बनाया गया है, अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग, उसके भी अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा होगी? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होगी। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं 8वें नंबर पे किसकी नियुक्ति करेगा? ये नियुक्तियां करेगा यूपीएससी, जो हम पढ़ते हैं ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, हिंदी में बोले तो संघ लोक सेवा आयोग, जो भारत में 4 बड़े पोस्ट की नियुक्ति करते हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और आईएएस की, आईआरएस की। ये चारों के चारों जो है यूपीएससी डिपार्टमेंट। तो यूपीएससी डिपार्टमेंट में जो है, जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है वह सदस्य है, उसकी भी नियुक्ति किसके द्वारा होगी? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होगी। ये ध्यान रखना है। उसके अलावा जो है राज्य लोक सेवा आयोग होती है, राज्य लोक सेवा आयोग के भी जो है, यानी जिसे हम लोग एसपीएससी बोलते हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है एसपीएससी, इसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। इसके अलावा एक और भी पद है जिसे हम लोग बोलते हैं महान्यायवादी। जी हाँ, महान्यायवादी कौन होता है? इसके बारे में अनुच्छेद संख्या 76 में पढ़ना है। ये भारत सरकार का सबसे बड़ा कानूनी मामलों का सलाहकार होता है और महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इसे बोलते हैं, एजीआई। एजीआई की भी नियुक्ति कौन करेगा? भारत के राष्ट्रपति ही करेंगे। अब जरा ध्यान रखिएगा, इतने सारे पदों पर भारत का राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हम आप लोगों को बता दें कि राष्ट्रपति के ये जितने भी पद पर नियुक्त होने वाले लोग हैं, उसमें से कुछ ऐसे पद हैं जिस पर राष्ट्रपति के उनके अपॉइंटमेंट लेटर पे हस्ताक्षर होते हैं, और राष्ट्रपति उन पदों के अपॉइंटमेंट लेटर पे जो हस्ताक्षर करता है उसको हम लोग सील या वारंट कहते हैं। सील व वारंट, यानी ये आपसे प्रश्न बना सकता है कि भाई ये बताओ कि भारत सरकार में कौन कौन से ऐसे पद है जिस पदों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा सील व वारंट के जरिए की जाती है। क्या होता है सील व वारंट? सील व वारंट होता है कि राष्ट्रपति एक पैड लेता है जो आधिकारिक पैड होता है, और उस पर जो है उनका अपॉइंटमेंट लेटर ले करके और हस्ताक्षर करता है। शपथ दिलाने के बाद यह काम किया जाता है। जरा ध्यान रखिए, जैसे ही वो हस्ताक्षर करेगा तो उस हस्ताक्षर करने को जो पैड के थ्रू होता है उसको हम लोग सील या फिर वारंट बोलते हैं। ये ध्यान में रखना है। अब एक बातें देखिए, ये कौन कौन से पद हैं आप लोग नोट बना लीजिएगा। ये कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्यपाल ध्यान में रखिएगा, उसमें उपराज्यपाल प्रशासक वगैरह नहीं, केवल राज्यपाल। उसके बाद एससी एसटी यानी एससी और एससी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जितने भी न्यायाधीश है, ये 3 ऐसे पद भारत सरकार के अंदर है जिस पे राष्ट्रपति उनके अपॉइंटमेंट लेटर पे हस्ताक्षर करता है, और उसी हस्ताक्षर को हम बोलते हैं कि सील या फिर वारंट के थ्रू जो है इन पदों की नियुक्तियां की गई है। इसके अलावा जितने भी भारत में पद है, चाहे वो वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की बात करें, या एससी एसटी की बात करें, या यूपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्यों की बात करें, प्रधानमंत्री की बात करें, मंत्रियों की बात करें, ध्यान में रखिएगा इन लोगों का सील या वारंट के जरिए नियुक्ति नहीं होता है। तो फिर क्या होता है? ये सारे के सारे जो पद, इन तीनों को छोड़ करके जो भी अभी पद लिखवाए जिसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है,
तो उन पर हस्ताक्षर किसका होगा? उन पर हस्ताक्षर होगा भारत के सचिव की। जरा ध्यान में रखिएगा, भारत में एक सचिव होता है और भारत के सचिव का हस्ताक्षर उनके अपॉइंटमेंट लेटर पे होगा, जिसे भारत सरकार द्वारा रखा गया रहेगा। और ध्यान में रखिए उसकी भी नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तो जब भारत का सचिव हस्ताक्षर करता है तो उसे सील या वारंट वाला जो है नियुक्ति नहीं कहा जाता है। राष्ट्रपति जिन पे करेगा, राष्ट्रपति सब पे नहीं करेगा, राष्ट्रपति केवल 3 लोगों पे करेगा, कैग, राज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीशों पे। ये इतनी बातें ध्यान में रखना। ठीक वैसे ही जैसे सारे नोटों पे भारत में जितने भी 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये के नोट्स है, 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 के, इन सारे नोटों पे आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है, लेकिन 1 रुपये के नोट पे आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर नहीं होता है, वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है। ठीक वैसे ही इसमें यह सिस्टम बनाया गया है। इतना आप लोग पढ़ लिए। अब हम आते हैं कुछ और भी बातें कर लेते हैं, इसे थोड़ा सा ऊपर लेकर के जाते हैं ऐसे, ठीक है। अब यहां से ये ऊपर चला गया, अब यहां से आइए, यहां से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं और क्या क्या पढ़ना है। अब हम लोग राष्ट्रपति, इतने सारे पदों के बारे में हमने बताया, हटाना होगा, राष्ट्रपति कैसे हटाएगा? ध्यान में रखिए, इतने सारे पदों में से कुछ ऐसे पद है जिसे हटाने के लिए संसद में विशेष प्रकार के बहुमत पारित करने की आवश्यकता होती है। कुछ ऐसे पद है जिस पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की अनुशंसा यानी सिफारिश की जरूरत होती है राष्ट्रपति को हटाने के लिए। वो कौन कौन से पद है ध्यान में रखिएगा। एक ऐसे लिख रहे हैं CEJ, एक फॉर्मूला दे रहे हैं ताकि आप लोगों को याद रहे, क्योंकि इतनी सारी जो है नियुक्तियां हैं, किसको हटाएगा, किसके थ्रू हटाएगा, ये सब याद नहीं पड़ पाएगा, इसलिए आप लोगों को याद कराने के लिए ये वाला फॉर्मूला लाए हैं। CEG, C का मतलब क्या होता है? कैग, C फॉर कैग, अभी लिखवाए थे, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये वाला, ठीक है। उसके बाद जो है E फॉर क्या होता है भैया? इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्शन कमिश्नर का मतलब हो गया, 2 तरह के भारत में चुनाव आयोग है, एक है NEC का मतलब नेशनल इलेक्शन कमीशन, जिसे हम बोलते हैं राष्ट्रीय चुनाव आयोग, राष्ट्रीय चुनाव आयोग। और दूसरा होता है SEC यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन, यानी राज्य चुनाव आयोग, ये प्रत्येक राज्यों में होता है। तो ये बातें जरा ध्यान रखिए, ये दोनों में ही जो रहने वाले लोग होते हैं उसे बोलते हैं इलेक्शन कमिश्नर यानी चुनाव आयुक्त। एक हेड होता है CEC यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसके अलावा कुछ इलेक्शन कमिश्नर रखे जाते हैं। तो ये याद रखना है कि चाहे जो है वो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग हो, चाहे वो राज्य के कोई निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग हो, किसी भी राज्य का, प्रत्येक राज्यों का अपना एक चुनाव आयोग होता है, उनके इलेक्शन कमिश्नर यानी चुनाव आयुक्तों की भी जो है याद रखना है, चुनाव आयुक्त होते हैं उसमें कुछ, जिसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति के द्वारा किया गया रहता है। तो एक तो हो गया E फॉर क्या हो गया? इलेक्शन कमिश्नर। और ये J फॉर क्या हो गया? J फॉर हो गया जजिस। और जजिस का मतलब किसका? सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जितने भी जज होते हैं जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की गई रहती है, इन तीनों पदों को, पहला पद क्या है भैया? कैग का, महालेखा नियंत्रक परीक्षक का। दूसरा पद कौन है? निर्वाचन आयोग का। याद रखिए, निर्वाचन आयोग में किसका किसका? राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग। उसके अलावा तीसरा नंबर पे कौन है भैया? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज। ये तीनों की जो नियुक्तियां होती है वो राष्ट्रपति के ही माध्यम से होती है, और तीनों को हटाने के लिए संसद में विशेष प्रकार के बहुमत पारित करवाने की जरूरत होती है, विशेष बहुमत के द्वारा। जैसे ही संसद विशेष बहुमत के द्वारा हटाने वाला प्रस्ताव को पारित कर देती है, तब जाकर के राष्ट्रपति उसे उसके पद से हटाता है। तो कहा जाता है कि इन लोगों को, कैग को भी राष्ट्रपति हटाएगा, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजों को हटाएगा, लेकिन ध्यान में रखिएगा उससे पहले क्या करना होगा? संसद में विशेष बहुमत पारित करवाना अनिवार्य है, तब जाकर के राष्ट्रपति हटाएगा, अन्यथा राष्ट्रपति उसे हटने के लिए आदेश नहीं दे सकता। अब याद रखते हैं, इसके अलावा कुछ और भी पद होते हैं। जैसे एक पद है UPSC का।
यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, अभी अभी हमने आपको पढ़ाया था। और एक है स्टेट पीसीएस का एसपीएससी यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य लोक सेवा आयोग। यहाँ राज्य लोक सेवा आयोग से केवल बिहार की बातें नहीं है, प्रत्येक राज्यों के राज्य लोक सेवा आयोग की बातें हैं। तो प्रत्येक राज्य के लोक सेवा आयोग में जो अध्यक्ष व सदस्य होते हैं, याद रखना, अध्यक्ष व सदस्य। और यूपीएससी का जो अध्यक्ष व सदस्य होता है उनको हटाने के लिए संसद में विशेष प्रकार की बहुमत की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट जो हमारी सर्वोच्च न्यायालय है, जो हमारी उच्चतम न्यायालय है, उसकी अनुशंसा पहले चाहिए। अनुशंसा का मतलब क्या होता है, जब वो सिफारिश करेगी तब जाकर के राष्ट्रपति जी यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों को या किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को हटा पाएंगे। तो इतना बात ये आप लोग याद रखे रहिएगा कि संसद के विशेष बहुमत द्वारा किन पदों को हटाया जाता है और सुप्रीम कोर्ट के अनुशंसा के द्वारा किन पदों को हटाया जाता है। अब स्टार्ट करते, कुछ और अनुच्छेदों पर ध्यान रखते हैं जिसका संबंध डायरेक्ट भारत सरकार से और भारत के राष्ट्रपति से हैं। वो अनुच्छेद संख्या अभी मैंने एक बताया था, एक अनुच्छेद संख्या 75(1), जिसमें ये कहा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। और प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए, तो संसद के में जो है लोकसभा में बहुमत दल का नेता होना चाहिए, उसी को राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करेगा अथवा नहीं करेगा। एक बात ये बताया था 75 का 2 याद रखिएगा, ये मंत्री परिषद के बारे में बताता है कि मंत्री परिषद क्या करेगी भाई। 75(2) मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी, तो ध्यान में रखिएगा, मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से भारत के राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगी। याद रखना है, भारत के राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगी। उसके बाद ये याद रखना है इसका वाला पॉइंट, मंत्री परिषद को यदि कहीं क्वेश्चन में कर दे कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी, तो सामूहिक रूप से जो है राष्ट्रपति के प्रति नहीं, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। और ये याद रखना, उत्तरदायी का मतलब होता है जवाबदेह। सामूहिक का मतलब क्या है, मंत्री में सारे मंत्रियों से सवाल जवाब लोकसभा में हर सांसद कर सकता है, इसे सामूहिक बोला जाता है। कोई भी कानून आया, मान लीजिए किसान बिल योजना, कोई कानून नया लेकर के आई, कोई योजना चला रही है सरकार, तो उस पे हर सांसदों को हर मंत्रियों से पूछने का हक है। और हर मंत्री ये नहीं कहेगा कि ये हमारे डिपार्टमेंट, ये हमारे मंत्रालय से संबंधित बात नहीं है इसलिए मुझसे मत पूछो, उन्हें सामूहिक रूप से जवाब देना पड़ेगा। लेकिन व्यक्तिगत रूप से जानकारी की जहां तक बात है, याद रखना, व्यक्तिगत रूप से मंत्री परिषद राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगी, जबकि सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति। ये दिया गया है 75(2) में व्यक्तिगत रूप से, और 75 जो है 3 में क्या दिया गया है, सामूहिक रूप से मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अब हम जो है एक और अनुच्छेद पढ़ते हैं, अनुच्छेद संख्या 77। अब 76 क्यों नहीं, 74 हमने चर्चा किया, हमने 75 चर्चा किया। 74 क्या था, 74 सिंपल था कि एक मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा जो क्या करेगा, जो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देगा, और राष्ट्रपति बिना सहायता और सलाह के, मंत्री परिषद के बिना सहायता और सलाह के कोई कार्य नहीं करेंगे। मंत्री परिषद का अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है। उसमें एक और भी पॉइंट हमने पढ़ाया कि मंत्री परिषद की यदि बातों से असंतुष्ट है राष्ट्रपति तो पुनर्विचार के लिए मंत्री परिषद के पास भेज सकता है। तो 74 हो गया, 75 हो गया। 76 क्यों नहीं पढ़ा है, क्योंकि 76 में महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पढ़ना है। अब रहा 77 और 78, 2 आर्टिकल पढ़ने हैं आप लोगों को। 77 78 के बाद कार्यपालिका शक्ति खत्म हो जाएगी और 79 से हमारी संसद स्टार्ट होती है, विधायिका शुरू होती है 79 से। तो याद रखिएगा 77 में क्या क्या 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि जो राष्ट्रपति है, भारत सरकार के जितने भी काम हैं, भारत सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होंगे। पहली बात ये याद रखना है, राष्ट्रपति के नाम से काम किए जाएंगे। और दूसरी बात याद रखना है, प्रधानमंत्री जो है क्या करेगा, मंत्री परिषद के यानी प्रत्येक मंत्रियों के विभागों का बंटवारा करेगा, मंत्रालयों का बंटवारा करेगा। भैया किस डिपार्टमेंट में, किस मंत्रालय में आपको काम करना है, तो मंत्रालयों का बंटवारा करना या उसके कार्यों का बंटवारा करना, ये किसका काम है, प्रधानमंत्री का। राष्ट्रपति मंत्री परिषद के मंत्रियों के कार्यों का आवंटन नहीं करेगा। हाँ, राष्ट्रपति क्या करेगा, तो दूसरी बातें जरा ध्यान से सुन लो। राष्ट्रपति
मंत्रिपरिषद के कार्यों के नियमों को बनाएगा। यानी कार्य आवंटन का नियम क्या होगा, जरा ध्यान रखिएगा, कार्य आवंटन का नियम क्या होगा ये बनाएगा। कार्यों का आवंटन नहीं करेगा कि आपको ये मंत्रालय दिया जाएगा वो मंत्रालय, नहीं, उससे संबंधित नियम बनाएगा। तो ये दो बातें लिखी गई है कि भारत सरकार के सभी कार्य जो है राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। अनुच्छेद संख्या 77(1) में। अनुच्छेद संख्या 77(2) कहता है कि राष्ट्रपति के द्वारा जो है मंत्रियों के कार्यों के आवंटन नियम को बनाया जाएगा। कार्य का बंटवारा करना जो है वो प्रधानमंत्री का काम होगा। क्लियर है। अब आते हैं अनुच्छेद संख्या 78। ये जो है लास्ट पढ़ना है। और अनुच्छेद संख्या 78 क्या है इसके बारे में समझते हैं। अनुच्छेद संख्या 78 जो है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच का संबंध को बताता है कि भैया प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच कौन कौन से संबंध होंगे। याद रखिएगा, नंबर 1 बातें करते हैं, कोई भी कार्य प्रधानमंत्री के द्वारा, चूंकि प्रधानमंत्री सरकार का हेड होता है, सरकार को चलाने वाला होता है, तो प्रधानमंत्री कोई भी कार्य जो है कर रहा है प्रशासन के क्षेत्र में या शासन के क्षेत्र में, शासन प्रशासन के क्षेत्र में, तो ये जानकारी जो है भारत के राष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति यदि शासन और प्रशासन से संबंधित क्या कुछ हो रहा है देश में इसकी जानकारी मांगे तो ये प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को जानकारी देनी पड़ेगी। 1 नंबर बात। दूसरी नंबर बात जरा ध्यान से सुनिए, क्या करेगा, कोई भी लोकसभा में या राज्यसभा में कोई विधि निर्माण का मतलब क्या होता है, कोई नया नियम कानून लाने की बात की जा रही है। मान लीजिए अभी बातचीत चल रहा है वर्तमान में कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आए, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता कानून आए। ये सारे कानूनों की जब चर्चा होगी तो चर्चा होने से पहले प्रधानमंत्री जी किसको देंगे जानकारी, राष्ट्रपति जी को जानकारी देंगे। ये भी क्लियर कर लीजिए। लगे हाथ एक और भी बातें बता दे। तीसरी बातें क्या है, तीसरी बातें है कि प्रधानमंत्री जी जो है वो राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री पी यानी प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति को हर वो जानकारी पहुंचाएंगे जो वो सरकार से संबंधित और देश को चलाने से संबंधित निर्णय लेंगे। उनकी जानकारी समय समय पर जो है राष्ट्रपति को पहुंचाते रहेंगे। हाँ, यदि राष्ट्रपति भी कोई जानकारी जो है लेना चाहता है प्रधानमंत्री से तो प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा। साफ तौर पे अनुच्छेद संख्या 78(3) का हाथ कहता है कि प्रधानमंत्री की यह कर्तव्य होगा कि वो जो है राष्ट्रपति को हर चीज़ों की जानकारी दे जो राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई है। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट बात, राष्ट्रपति जी को ऐसा लगता है कि देश का कोई विषय है जो बहुत ही गंभीर है, उस पे सरकार के द्वारा एक्शन लिया जाना चाहिए, कुछ काम किया जाना चाहिए, तो प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री को एडवाइस देंगे, सलाह देंगे, क्या कि आप जो है मंत्रिपरिषद की एक बैठक बुलाइए और इस विषय पर चर्चा करवाइए, और चर्चा कराने के बाद क्या कुछ निर्णय निकलता है मुझे तुरंत बताइए। ये बातें चौथा नंबर 78(4) में। तो ये सारी बातें आप सब ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रपति के कार्यपालिका से संबंधित जो है शक्तियाँ यहीं पे ख़त्म होती है। और आप लोग आगे पीछे भगा करके वीडियो को देखिएगा, जहाँ ना समझ में आए आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं आप सबका जो है तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ वीडियो देखने का। शेयर करना बहुत ज़रूरी है, लाइक और सब्सक्राइब करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो इसलिए ताकि सारे ज़रूरतमंद स्टूडेंट को जो घर पे बैठ करके पढ़ाई करना चाहते हैं, किसी कोचिंग क्लास को नहीं ले रहे हैं, वो जो है इसे देखे और अपना नोट्स बना करके अपनी परीक्षा में सफलता को पाए। ध्यान में रखिए, इंडियन पॉलिटी ही नहीं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हर चीज़ जीके जीएस का बनाया जाएगा और हर चीज़ का जो है वीडियो बना करके डाला जाएगा। ये तभी संभव हो पाएगा जब आप लोग हम लोगों की सहायता करेंगे। और सहायता कैसे करनी है आप लोगों को, सहायता वीडियो को शेयर करके, आप लोग जितना हो सके 100, 200, 500 शेयर आप फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा हर जगह पे फैलाइए ताकि लोगों को जानकारी हो और ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच पाए। वो सारे गरीब जो है बच्चे, जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं
जो फीस नहीं दे पाते किसी कोचिंग संस्थानों की, वो घर बैठे भी तैयारी करें। इससे जो है हम लोगों का उत्साह बढ़ेगा और जितना अधिक फॉलोअर होंगे हम लोग उतना ही अधिक डिटेल में चर्चा करके, मैं ये इतना वादा करता हूँ आप लोगों को कभी ऐसा फील नहीं होगा कि हम क्लास में किसी कोचिंग क्लास में नहीं जाते तो हम सरकारी नौकरी नहीं निकाल सकते। ध्यान में रखिएगा, सरकारी जॉब में आप आसानी से हो सकते हैं, बशर्ते जो है आप वीडियो को लगातार देखिए, उसे जो है नोट्स बनाइए। यदि कोई दिक्कत परेशानी होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। अगले दिन जब क्लास शुरू होगी तो अब तुरंत जो है ऑनलाइन क्लास में आप लोगों को बता दिया जाएगा। और आप लोग थोड़ा सा उत्साह बढ़ाइए ताकि आप लोगों के लिए हम लोग एक टाइम लेकर के आए और उस टाइम पे आकर के सभी टीचर जो हैं एक टाइम फिक्स कर दिया जाए कि शाम को 6 बजे या 7 बजे, और डेली ऑनलाइन क्लास लाइव डिस्कशन के साथ आप लोगों के साथ हो पाए। इसलिए शेयर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए आप लोग। तहे दिल से नमस्कार आप सबको।